नमस्कार, मैं विवेक बीट द कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम यूपी होमगार्ड के लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं पूरा सिलेबस कवर करने की, उसके क्रम में आज ये कोर्स का पहला वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि एग्ज़ाम में आएगा क्या, किस तरीके से आएगा, कैसे आता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उसके बारे में बात हुई थी। एग्ज़ाम के सिलेबस में जो बिंदु दिए हुए हैं उनको बारी बारी से इस कोर्स में कंप्लीट कराया जाएगा। हमारे इस चैनल पे आपको कहीं जाने और कुछ भी चीज़ ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कुछ बचा रहेगा वो हम अपनी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कवर कर लेंगे। आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेनी होगी, जो कि बहुत ही नॉमिनल रुपए में रखा गया है। आपको उसको बाई करने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, आप तुरंत बाई कर लेंगे। जितनी बची हुई चीज़ें होंगी उसके थ्रू सब कवर हो जाएंगी, तो आपका बचेगा कुछ नहीं। कोर्स पूरा यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन पहला टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन की कैटेगरीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन का एक पार्ट हो गया खनिज संसाधन, जल संसाधन, मृदा संसाधन, वन संसाधन और ऊर्जा संसाधन। ये 5 कैटेगरीज में मुख्यतः डिवाइड होते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे कि इनके अंतर्गत आती क्या चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या इस्तेमाल है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन का उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की भूमि को 3 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। 3 स्पष्ट भौतिक क्षेत्रों में। पहला क्षेत्र है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। भाबर क्या होता है कि जब नदियों द्वारा जो बालू, कंकड़, मिट्टी और इन सब चीज़ों के जो निक्षेप इकट्ठा किए जाते हैं ये पहाड़ों की जड़ों के पास, तो उनमें क्या होता है कि इसका निक्षेप ऐसा हो जाता है कि यहाँ जब नदियाँ बहते हुए आती हैं तो इस जगह में नदियाँ खो जाती हैं। फिर वो दूसरी जगह से दिखना शुरू होती हैं जब जहाँ से भाबर का क्षेत्र ख़त्म हो जाता है। वो निक्षेप जब हट नहीं, जहाँ से नहीं होते वहाँ से नदियाँ दिखने लगती हैं। वो भाबर क्षेत्र होता है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो गन्ना और धान की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। आप कैटेगरी इसका ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका हिमालय है। हिमालय के इधर का जो एरिया होता है उसको ट्रांस हिमालय हम बोलते हैं। उसके बाद वाले इलाके को हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय बोलते हैं, फिर शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं। 4 कैटेगरीज में हिमालय को डिवाइड किया जाता है। शिवालिक के बाद से 16 किलोमीटर तक, लगभग 8 से लेके 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र एक पट्टी होती है। इसी पट्टी को हम भाबर क्षेत्र बोलते हैं। आप इतना जान लीजिए, इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। गंगा यमुना का मैदान, गंगा और यमुना नदियों के द्वारा लाई गई जड़ोल मिट्टी से जो बनता है उसे हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं, बुंदेल और बघेल खंड में एक हिस्सा है, ऊबड़ खाबड़ होता है, यहाँ जल की कमी होती है। ये खेती के लिए तो उपयुक्त नहीं होता, मगर यहाँ खनिज संसाधन, आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके लिए ये क्षेत्र अच्छा होता है खेती के लिए, और पीने के पानी की किल्लत थोड़ा सा ज़्यादा होती है। मृदा संसाधन में उत्तर प्रदेश में आप ये जान लीजिए कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम एल्यूवियल सॉयल यानी कि जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। राज्य के लगभग 80% भाग पे पाई जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, प्रतिवर्ष बाढ़ से नई हो जाती है। नई क्या, खादर जो नदियों द्वारा सबसे नया निक्षेप जो बनता है उसे हम खादर कहते हैं। और यही जब पुराना हो जाता है, नदियाँ और कहीं निक्षेप इकट्ठा कर देती हैं,
तो ये बांगर कहलाने लगता है। ये खादर से थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, परंतु दोनों ही उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लाल मृदा भी पाई जाती है, जिसे हम रेड सॉइल के नाम से जानते हैं। यह झांसी और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र इस इलाके में पाई जाती है। और जहाँ भी रेड सॉइल पाई जाती है वहाँ पे दलहन और तिलहन की खेती काफ़ी अच्छी होती है। दलहन और तिलहन के मामले में आप देखेंगे ज़्यादातर अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश अपना। लवणीय एवं क्षारीय मृदा भी पाई जाती है। अलीगढ़, एटा, कानपुर जैसे शहरों में ये पाया जाता है। इसे रेह कहते हैं। रेह के अलावा भी आप कुछ नाम देख सकते हैं, जैसे कि कल्लर भी कहा जाता है। काली मृदा, काली मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। आप जानते हैं कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और यह ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में तो इसका कम भाग है। यह राजस्थान और एमपी इन दोनों जगहों में ज़्यादा पाई जाती है। अब आप उत्तर प्रदेश को 9 यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ क्षेत्रों में बालू के टीले पाए जाते हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी? 1954 में। इसलिए भूमि के जोतों के बिखराव को जिससे रोका जा सके। तो ये आपके मृदा संसाधन कहिए या भूमि संसाधन कहिए, इनसे जुड़े हुए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो होगा, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब इसका टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो प्रश्न इसमें बचे हुए होंगे वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारे कवर कर लेंगे। इसी के अंतर्गत कृषि एवं पशु संसाधन भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें गेहूँ, धान, मक्का और गन्ना, आलू, इतनी चीज़ें उत्तर प्रदेश में अधिकता से पैदा की जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। फिर कहाँ होता है? आपका महाराष्ट्र में। ये आपको जानना ज़रूरी है। और बस यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि और पशुपालन दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो पशुपालन में क्या लोग पालते हैं? गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी का पालन करते हैं दुग्ध के लिए। और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता भी है। फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश की दुग्ध के उत्पादन में। ग्रामीण रोजगार का प्रमुख साधन क्या है? कृषि है और पशुपालन है। यही दोनों ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब आप आते हैं जल संसाधन में। जल संसाधन में हम देखते हैं कि जल के कौन से संसाधन है, जैसे भूजल हो गया, नदियाँ हो गई, नहरें हो गए, तालाब एवं झील हो गए, ये सब जल संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियाँ जो हैं, सबसे प्रमुख नदी तो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, घाघरा हैं, गोमती हैं, सरयू हैं, केन, बेतवा, चंबल, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा अन्य भी नदियाँ हैं, लेकिन उनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। गंगा नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये जब उत्तराखंड से चलती हैं तो ये होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार से होते हुए आपका जाके पश्चिम बंगाल से होते हुए सागर में चली जाती हैं। तो इस नदी के बहाव के अगल बगल जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। तो उपजाऊ होने की वजह से खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, इसीलिए राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। नहर के बारे में अपर गंगा नहर है। अपर गंगा नहर आपका कहाँ से? हरिद्वार से निकलती हैं, बुलंदशहर से होते हुए अलीगढ़ तक आती हैं। अलीगढ़ से फिर 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, कानपुर हो गया और इटावा हो गया। और जो ये ऊपरी गंगा नहर है, इसी के एडजेसेंट, इसी के बगल से एक एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, जो आपका बुलंदशहर से होकर मुजफ्फरनगर तक जाएगा। अब भारत में और शारदा नहर में ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर फेमस है। और जो पूर्वी यमुना नहर है, एक
यमुना से भी निकली हैं। पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, आप इनके बारे में भी जान लीजिए, आगरा नहर। ये 3 नहरें यमुना से निकली हुई हैं। और शारदा नहर जो कि अपने प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। और ये जो पूर्वी यमुना नहर है, ये सबसे पुरानी नहर है। भूजल के मामले में हैंडपंप और ट्यूबवेल पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। अपने राज्य की सबसे ज़्यादा सिंचाई इन्हीं के माध्यम से होती है। और अब तो हम इनका इतना ज़्यादा शोषण करने लगे हैं, अत्यधिक दोहन अब शोषण में बदल चुका है, जिसकी वजह से भूजल स्तर दिन ब दिन नीचे होता चला जा रहा है। इसके लिए एक अटल भूजल योजना भी चलाई गई है, जिसके माध्यम से पंचायतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है इसके बारे में कि आप किस तरीके से जल का प्रबंधन करें कि कम खर्च हो और पानी की बर्बादी को रोका जा सके। क्योंकि पीने वाला पानी सबको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे कम पाया जाता है, और जो भी चीज़ें सब कल पानी का जल स्तर और नीचे जाता चला जाएगा तो पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा, तो आपके पास 1000 संसाधन हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए पानी को बचाना आपकी भी जिम्मेदारी है, आप खुद भी करें और दूसरों को भी समझाएं। झील एवं तालाब के माध्यम से ग्रामीण जल के ये स्रोत होते हैं। और दूसरा काम, ये वाटर को रिचार्ज भी करते हैं। जहाँ पे ये बने होते हैं, अगर तालाब भरा रहता है तो यहाँ का वाटर लेवल जो होगा वो अच्छा होगा, जहाँ पे तालाब नहीं होंगे उनके तुलना में। और तालाब का इस्तेमाल मत्स्य पालन में भी किया जाता है, मछली पालन में। मछली पालन करके लोग उसको बाज़ारों में बेचते हैं, अच्छा दाम कमाते हैं। सिंचाई के लिए हम जल संसाधनों पे पूरी तरह निर्भर हैं। जल से विद्युत भी जनरेट होती है और पेयजल की आपूर्ति भी होती है। जल संसाधनों के बारे में हम और जानते हैं, जो सतह का जल होता है, जो सतह पे बह रहा है, उसके बारे में हम जानते हैं। आपका ये हो गया। उत्तर प्रदेश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। 3 श्रेणी कौन सी हैं? हिमालयी नदियाँ, मैदान में जो मैदानी भागों से उद्गम जिनका स्रोत है वो मैदानी नदियाँ हो गई, और पठारी नदियाँ हो गई। तो हिमालयी नदियाँ में हिमालय से कौन सी आ रही हैं नदी? गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक और शारदा। ये नदियाँ कहाँ से आ रही हैं? हिमालयी नदियाँ। और ये पूरे वर्ष जल से भरी रहती हैं। हालांकि अब इनके अच्छे से रख रखाव न होने के कारण, इनका ध्यान न देने के कारण, उपेक्षा के कारण अब इन नदियों का जल भी सूखने लगा है। जल सूखने लगता है, सूखते सूखते इतना सूख जाता है कि आप पैदल चल के नदी के इस पार से इस छोर से अगले छोर को क्रॉस कर सकते हैं, सिर्फ पैदल चल के। तो ये लेवल आ गया है। और आगे वाले आने वाले दिनों में अगर संरक्षण ढंग से नहीं किया जाएगा तो नदियाँ जो वर्ष भर जल से भरी रहती हैं, ये वर्ष भर जल से सूखी रहेंगी, सिर्फ बारिश के मौसम में ही भरी दिखाई देंगी। मैदानी नदियों के बारे में बात करते हैं। मैदानी नदियों में गोमती हैं जो पीलीभीत से निकलती है, वरुणा, सई और ईसन, ये सब क्या हैं? मैदानी नदियां हैं। जब बारिश होती है तो ये नदियां भरी रहती हैं। जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है, ठंडी ख़त्म होते होते गर्मी का मौसम शुरू होते होते ये सूख जाती हैं। पूरी गर्मी ये सूखी हुई रहती हैं जब तक फिर से बारिश नहीं होती। पठार में चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद और कन्हार, ये नदियाँ दक्षिणी पठार से निकलती हैं। गर्मी में सूख सकती नहीं, सूख जाती हैं ये नदियाँ, फिर बारिश के मौसम से हरी हरी हो जाती हैं। गंगा नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर बहती हैं, जबकि गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में ही होता है। अब भूजल संसाधन में और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र में से उत्तर प्रदेश के गंगा का मैदान आता है। और उत्तर प्रदेश में आप ये चीज़ जान लीजिए, सिंचाई का जो माध्यम है, सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? भूजल से। भूजल में क्या आते हैं? कुएँ और ट्यूबवेल। कुओं से तो अब लगभग समाप्ति की ओर जा चुका है। सबसे ज़्यादा अब ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। और हर घर में समर्सिबल हो गया है।
अब हर घर में समरसीबल हो चुका है, जिसका लोग अत्यधिक दुरुपयोग करने लगे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 80% सिंचाई इसी से हो रही है और धान की खेती बड़े स्तर पे हो रही है, तो हम कितना पानी खराब कर रहे हैं इसको लेके। अत्यधिक यहाँ पे देखिए, अत्यधिक दोहन के कारण कई ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में आ चुके हैं, जिसके लिए योजना चलाई गई है। पंचायतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जल का प्रबंधन थोड़ा बेहतर तरीके से करें। अटल भूजल योजना इसका एक प्रमाण है 2020 से 2026। ये उत्तर प्रदेश के अलावा 7 जो भूजल से ग्रस्त क्षेत्र हैं, भूजल की कमी से ग्रस्त जो क्षेत्र हैं, उन राज्यों में ये चलाया गया है। उत्तर प्रदेश में यह 10 जिलों में 75 संकटग्रस्त ब्लॉकों में लागू है। 344 देखिए, नवीनतम डाटा 2025 के अनुसार 344 से अधिक ग्राम पंचायतों के भूजल स्तर में इस योजना के तहत सुधार इसलिए देखा गया है क्योंकि उनको प्रबंधन सिखाया गया है कि आपको जल का प्रबंधन कितना अच्छे से करना है, जिससे कम जल का खर्चा हो और बारिश में भी जल को संग्रहित किया जा सके, जिसको सिंचाई के काम में लिया जा सकता है या अन्य कामों में लिया जा सकता है। बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के नहरों और सिंचाई के बारे में डिटेल में थोड़ा सा। तो उत्तर प्रदेश में नहरें बहुत ज़्यादा हैं। नहरों का एक बहुत ही व्यवस्थित जाल है, खेती के लिए वरदान का काम करती है। शारदा नहर, जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे लंबी नहर है। ऊपरी गंगा का निर्माण 1954 में हुआ था। हरिद्वार से निकलती है। हरिद्वार के बाद मैंने आपको बताया अभी कि बुलंदशहर से होते हुए अलीगढ़ तक आती हैं, फिर यहाँ से 2 भागों में हो जाती हैं, कानपुर एवं इटावा में बट जाती हैं। और इसी ऊपरी गंगा नहर के बगल से एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो बुलंदशहर से लेकर मुजफ्फरनगर तक जाएगा। पूर्वी यमुना नहर के बारे में देखिए, राज्य की सबसे पुरानी नहर है। 1830 ईस्वी में माना जाता है कि इसका कार्य हुआ था, लेकिन इसके पहले भी आप अगर पढ़ेंगे तो शाहजहाँ ने भी इसका निर्माण कराया था। करीब लगभग शाहजहाँ के शासनकाल के समय 1631 ईस्वी के दौरान भी इसमें काम हुआ था। लेकिन नवीनतम ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर यही है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये किस लिए किया जा रहा है कि जो भारत के दक्षिणी ज़िले हैं, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी ज़िले हैं, झांसी, महोबा, बांदा, इन सब जगहों पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो उस किल्लत को दूर करने के लिए केन और बेतवा नदी जोड़ो, देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली नदी जोड़ो योजना भारत की पहली नदी जोड़ो योजना है, जिसे बुंदेलखंड के जिलों झांसी, महोबा और बांदा को सिंचाई और पेयजल का लाभ मिलेगा। जब 2 नदियों को जोड़ देंगे तो जो सूख जाती हैं गर्मी के समय में ये नदियाँ, तो हमेशा क्या होगा कि नदी हरी भरी रहेगी, पानी उसमें बराबर बना रहेगा पूरे वर्ष भर। अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो झीलें हैं और अब रामसर साइट्स जो हैं। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। रामसर क्या है? ईरान का शहर था। यहाँ पे क्या हुआ था? 1971 में एक संधि हुई थी, इसीलिए आर्द्र भूमि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के शहर रामसर में एक संधि हुई थी 1971 में, जिसके तहत हम अब उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 पहुंच चुकी है। और आपको ऊपरी गंगा नदी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जो कि उन्नाव में स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर मुजफ्फरनगर में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है। ये जो नए ऐड किए गए हैं 10 में से, उनमें से 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी के रामसर स्थलों के बारे में आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम वन संसाधनों के बारे में। उत्तर प्रदेश में वन संसाधन क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हैं, कितना है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। कुल वन क्षेत्र लगभग 9.9 हो गया। पहले ये क्या था? 9% पे था भूभाग के, अब 9.94 या 96 ऐसे ही हो गया है।
प्रमुख वन क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र पीलीभीत लखीमपुर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, जो इधर पीलीभीत और लखीमपुर वाला इलाका है यहाँ वनों की अधिकता है, और दूसरा सोनबिंध्य क्षेत्र में है, सोनभद्र इलाके में। तो जो सोनभद्र जिला पड़ता है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है आपके। ये वाला इलाका पूरा वन संपदा से एकदम परिपूर्ण है। अपने यहाँ उष्णकटिबंधीय, उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो पर्णपाती वो वन होते हैं जो ये साल में एक बार अपने पत्तों को गिरा देते हैं। अब उष्ण का मतलब गर्मी, गर्मी में पाए जाने वाले वन यहाँ पे ज़्यादा हैं। वनों से उत्पाद क्या मिलते हैं? लकड़ी मिलती है, बांस मिलते हैं, लाख मिलता है, गोंद मिलता है, औषधि पौधे मिलते हैं। लाख क्या होता है? एक कीट होता है, कीट इसको स्रावित करता है, निकालता है, तो उसको संग्रहित करके हम सौंदर्य प्रसाधन के सामानों में और सीमेंट उद्योग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और अब आजकल क्या समस्या है? वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। कई वन तो सरकार के द्वारा भी काटे जा रहे हैं और कई अवैध रूप से काटे जा रहे हैं। वनों को काट के कृषि योग्य बनाया जा रहा है, या वनों को काट के लकड़ी की सप्लाई और चीज़ों की सप्लाई की जा रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष आए दिन आपको देखने को मिलता है कि मानवों ने यहाँ तस्करी के लिए हाथियों को मार दिया, या फिर किसी अन्य चीता को, बाघ को मार दिया उसकी खाल निकालने के लिए, या अन्य वन्य जीवों को मनुष्य नुकसान पहुँचाते रहते हैं। ये समस्या बनी हुई है, ये हमारे वन संसाधनों में कमी लाता है। ये नवीनतम रिपोर्ट आप देख लीजिए ISFR की 2023 की, इसके पहले वाली जो रिपोर्ट आई थी वो 2021 थी। तो वृक्ष और वन आवरण बढ़ाने में अब यह देश में दूसरा स्थान है इसका, उत्तर प्रदेश का, जिसमें वन और वृक्षावरण बढ़े हुए हैं। वन आवरण कितना है? 15,045 वर्ग किलोमीटर, 8,950 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है। जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है उसका 6.24% ये है, 3.72% वृक्षावरण पाया जाता है। वन आवरण में बढ़ोतरी हुई 118 वर्ग किलोमीटर की, और वृक्षावरण में 440 वर्ग किलोमीटर की। टोटल कितना बढ़ा? 500, इसको लगभग 60 मान सकते हैं, 560 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि अब भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है। कुल हरियाली अगर देखें तो 23,996 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये नवीनतम आंकड़ा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस टेबल को आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम अगली, ये पार्ट वन था ये, इसके बाद हम अगली क्लास में पार्ट 2 इसका देखेंगे, जो बचे हुए हैं, जैसे कि ताप आपका हो गया और खनिज संसाधन हो गया, और ताप का हो गया संसाधन जो जुड़े हुए हैं, उनके बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हमारी एक टेस्ट सीरीज, आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि 39 रुपये में मिलेगी, एकदम मिनिमल चार्ज में। आप इसके माध्यम से जो भी यहाँ पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे पढ़ने से बच गए बिंदु, वो भी वहाँ आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। मात्र 39 रुपये इसलिए रखा गया है क्योंकि जिससे हर बच्चा अफोर्ड कर सके। अब इसके आगे के पार्ट में हम एक एक करके पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। एग्ज़ाम से पहले हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, इसी चैनल पे मिलेगा। सिर्फ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए हमारे बीट द कंपटीशन, आप उसमें डालेंगे प्ले स्टोर पे बीट द कंपटीशन के नाम से, तो आपको मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और इसमें से होमगार्ड का आप कोर्स बाई कर लीजिए मात्र 39 रुपये में, और प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।